नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भाई जो रीट का पेपर है आपका 2016 का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम जो आपका 2011 का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं और जो 2018 का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, अगर देखना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 का पेपर जो आपका हुआ था पीआरटी का, तो उसमें सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन को क्या है सोल्व करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन साइंस से आया। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए, जब अवतल दर्पण के नजदीक रखेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा। देखिए, आभासी हो जाएगा और सीधा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आभासी, सीधा और बड़ा। देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें आपको साथ में मिलेगी। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होगी, जिससे बिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह वस्तु से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर पता चल गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो आप सभी को पता है 3 हॉटस्पॉट हैं, तो उनमें से इन्हें पूछा है कौन सा है, तो हिमालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत विश्व के प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, पश्चिमी घाट, हिमालय तथा इंडो बर्मा क्षेत्र के हैं। ये 3 अपने हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। आप सभी को पता ही है, ऊंट है, और इसको रेगिस्तान का क्या है, जहाज भी बोला जाता है। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और बोल रहा है कौन सा कथन क्या है इसमें से सही है। तो देखिए, जो बोला उसने कि धातुएं तन्य होती हैं, तो आप सभी को पता है कि उनकी पतली तार या चादर जैसी बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, परंतु सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं, और तन्यता धातुओं के प्रमुख गुणों में क्या है, शामिल है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। देखिए, वाहन जो होता है, वाहनों से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। उद्योग से जो धुआं लगता है, निकलता है, उससे भी वायु प्रदूषण होता है। धूलकण से भी क्या है, वायु प्रदूषण होता है। जो ठोस अपशिष्ट होता है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि ठोस अपशिष्ट जो होता है, ये जो होता है, इससे जल प्रदूषण हो जाएगा या मृदा प्रदूषण हो जाएगा। तो ये जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में शामिल नहीं है। शामिल नहीं पूछा है तो इसने, तो वुलर झील शामिल है, रुद्र सागर झील भी शामिल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, तो राजसमंद झील जो है ये शामिल नहीं है। इसके बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए, रामसर घोषणा की सूची में भारत के 26 तल शामिल है। टोटल कितने हैं, 26 तल शामिल है। तो बाकी आपको मैंने बता ही दिया कौन कौन सा शामिल है या नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसने दिया, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है। देखिए, जो प्राकृतिक गैस है ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो इसलिए यह राजस्थान के अंतर्गत भी नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं नहीं आता है, और राजस्थान में भी यह नवीकरणीय संसाधन नहीं है। जबकि जल विद्युत हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा WC डैम्पियर के द्वारा इसका तार्किक अध्ययन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में उद्यान कृषि का
अध्ययन किया जाता है। ये भी आप सभी को पता ही होगा। हॉर्टिकल्चर जो है इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न फलों का उत्पादन या उद्यान कृषि ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसके अंतर्गत फल हो गया, सब्जी हो गया, कंदमूल फसलें हो गई, फूल हो गया, चिकित्सीय हो गया, या पौधे हो गए, मसाले हो गए, बागवानी फसलें हो गई, ये सभी क्या है? इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? किस पर बोला उसने? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का। तो देखिए, पहला ऑप्शन विज्ञान के तथ्य और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, ये तथ्य बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक जिज्ञासा होना किसी के अंतर्गत, ये भी। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मक का पोषण होना, ये तथ्य भी ठीक है। ईमानदारी हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, या स्वेग के मूल्य को आत्मसात करना, ये भी क्या है? ठीक है। तो इसी प्रकार से उपरोक्त सभी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? उसने बोला है पर्यावरण अध्ययन के। तो आवश्यकता का सिद्धांत ये भी है, उपयोगिता का सिद्धांत ये भी है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो आप सभी को पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी उत्तरदायी है। अगर हम इन ऑप्शन को देखें तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, दोनों होता है। पर इसमें अगर हम ज़्यादा देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसमें से लेंगे, नहीं तो ये दोनों होते हैं। तो देखिए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं बता ही देता हूँ। देखिए, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड CFC, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, या मीथेन हो गया, या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सबसे प्रमुख कारण CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अगर सरकार राइट मानती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को मान सकती है, अन्यथा दोनों आपकी ठीक भी मान सकती है। नेक्स्ट है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो वही परियोजना विधि के अंतर्गत 6 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्थिति प्रदान करना, प्रोजेक्ट का चयन करना, प्रोजेक्ट बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, या मूल्यांकन करना, या रिकॉर्ड करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? परियोजना विधि के सोपान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका किस प्रकार का होना चाहिए? आगमन का होना चाहिए, रटने का होना चाहिए, निगमन का होना चाहिए, या मनोरंजन एवं खेल का होना चाहिए? बेशक क्वेश्चन था। तो भाई, छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको हमने मनोरंजन के साथ और खेल खेल में उनको सिखाना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो हमको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है? तो भाई, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जा रहे हैं तो ये हमको किसके अंतर्गत होता है? आगमन विधि के अंतर्गत होता है। तो देखिए, इसके अंतर्गत देख लेते हैं। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत आगमन विधि से संबंधित है। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव या उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? आप सभी को पता ही गया, आगमन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? तो अगर 4 ऑप्शन दिए जाएं, इसके अंतर्गत OHP जो है ये हमारी प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी हो जाएगा। देखिए, OHP शिक्षण प्रक्रिया में प्रक्षेपित सामग्री है, जबकि बुलेटिन बोर्ड हो गया, प्रतिमान हो गया, व फ्लैनन बोर्ड हो गया, ये हमारी प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसने, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? देखिए, जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है वो हमारा विश्वसनीयता भी होना चाहिए और वैधता भी होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे इसके बारे में कुछ बता देते हैं। अच्छे प्रश्न की प्रमुख विशेषता उसकी वैधता व विश्वसनीयता होती है।
प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना होना चाहिए और उनकी जानकारी की भी जांच करना नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमने इस प्रकार का क्वेश्चन हर पेपर में देखा। हमने 2011 का पेपर सोल्व किया, उसके अंतर्गत भी देखने को मिला, 2018 का पेपर सोल्व किया, उसके अंतर्गत भी। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो चलिए इसके बारे में पहले बता देता हूं। देखिए, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। अगर इसके लागू होने की बात की जाए तो 1 नवंबर 2007 से क्या है, यह लागू किया गया। तो पेपर के अंतर्गत अब की बार आपसे पूछ सकता है कब लागू किया गया, इसमें डेट भी दे सकता है आपको, पर पारित की बात पूछी थी इसने, तो पारित तो 2006 में हुआ और लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007 को क्या यह लागू हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और बोल रहा है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। पहला है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले व्यक्ति साथ रहते हों। ये परिवार में है क्योंकि 2 अलग अलग व्यक्ति की भिन्न के साथ रहते हैं, तो ये तो परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। परिवार के अंतर्गत काफी भी ऐसे भी मिलेंगे जिनकी आय कम होती है या कोई आय किसी की नहीं है या कमाता नहीं है, तो उस सब का हम क्या फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारी तरफ से गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 सितंबर 1994 के अंतर्गत की गई थी। तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना चाइल्ड लेबर पॉलिसी 1987 के अंतर्गत 26 सितंबर 1994 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1994 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये हमारे बागवानी के लिए अच्छा माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बारे में भी देख लेते हैं। बागवानी कृषि करने का एक प्रकार है। इस कृषि में रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, सोडियम फॉस्फेट एवं डीएपी का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों का क्या है? प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इनके अंतर्गत ठीक नहीं है? ये सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा हाथ चेंज करके इसमें 1-2 ऑप्शन चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन आपको 2018 में भी पूछा गया। सबसे पहला है फिरन। उसमें अगर आपने देखा होगा उसमें भी फिरन पूछा गया था, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पहले वाला बिल्कुल ठीक है। पानो भाजू, ये गलत है। पश्चिम बंगाल की बजाय यह गोवा के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा ठीक नहीं है? बी नहीं है। और भी पढ़ लेते हैं, बाई चांस अगली बार पूछा जाए। ये पश्चिम बंगाल में की बजाय कहां पर है भाई? गोवा के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, राहिदे हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। फुलकारी पंजाब के अंतर्गत है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है असत्य है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की बजाय गोवा राज्य से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता था? आप सभी को पता है पत्थर के मामले में राजस्थान फेमस है, और हम अक्सर पत्थर मंगाते हैं तो यही बोलते हैं भाई राजस्थान से स्पेशल मंगाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वहां पर पत्थरों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और वहां पर किस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं? देखिए, संगमरमर जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, ये तो राजस्थान में भी यूज किया जाता है। स्टोन, कोटा स्टोन जो होता है ये भी हम क्या है? यूज करते हैं। और सैंडस्टोन जो है ये भी हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? घिया पत्थर जो सेल खेड़ी है ये हम यूज नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, राजस्थान में घरों के फर्श में संगमरमर, कोटा स्टोन और सैंडस्टोन का प्रयोग होता है, क्योंकि वहां इसकी पर्याप्त मात्रा होती है। और घिया पत्थर का प्रयोग घरों का फर्श बनाने में नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है तो 25 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार ही क्या है? होता है। राजस्थान के राज्य की कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है भाई।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा आपसे कि कौन सा सुमिलित नहीं है या मिलान ठीक नहीं है। अंबाजी मेला कहाँ पर है? गुजरात में है। माघ मेला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बड़ेश्वर मेला कहाँ पर है? राजस्थान में है। नन्ना देवी मेला असम के अंतर्गत नहीं है, तो जो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो नैना देवी मेला है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगता है, जबकि अंबाजी मेला गुजरात में और माघ मेला उत्तर प्रदेश में और बड़ेश्वर मेला जो है राजस्थान के अंतर्गत लगता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ये आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो डीडवाना के अंतर्गत स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स डीडवाना राजस्थान में स्थित है, और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1991 के अंतर्गत क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। जो अधिनियम हो गए या कोई पारित हो गया, वे चीज़ें हर बार पूछी गई हैं रीट के अंतर्गत, और साइंस के जो क्वेश्चन मिलते जुलते हैं वो भी 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और राजस्थान जीके से 7 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, जो उपभोक्ता संरक्षण दिवस है कब लागू किया गया था? 1986 के अंतर्गत क्या है, लागू किया गया था। देखिए भारत में 1986 में पारित किया और इसी वर्ष इसे क्या है, लागू भी कर दिया गया। फिर है साइंस का, मलेरिया रोग क्या होता है या किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग की वाहक मादा मच्छर एनाफिलीज होती है। सिर दर्द, मिचली, पेशीय वेदना तथा तीव्र ज्वर आना मलेरिया की क्या है, प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट है, पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ पर मिलते हैं? तो देखिए ये जो होते हैं ये सवसनिका में मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पक्षमाप उपकला शरीर के सुरक्षा कवच का क्या है, कार्य करते हैं। ये त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहार नाल हो गया तथा फेफड़ों की बाहरी सतह पर क्या है, पाए जाते हैं। इसलिए ये कहां पर मिलते हैं? सवसनिका में मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है? उसने सरल उत्तक बोला है, तो देखिए मैं बता देता हूं। जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल उत्तक है, और यह 4 प्रकार की कोशिकाओं, वाहिनिकाओं या वाहिकाओं या काष्ठ तंतु तथा काष्ठ मृतक से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल उत्तक में कौन सा नहीं होता है? ए नहीं होता है। तो ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो 2016 का आपका पेपर हुआ, हमने उसके ईवीएस के क्वेश्चन देखे और कुछ साथ के साथ मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताई। जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रखा है, और उसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो आने वाले पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे अगर कोई बच्चा देखना चाहता है या प्लेलिस्ट भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। 2016 का और 2018 का और 2011 के 3 पेपर में डाल चुका हूँ, तीनों पेपर देख सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम मैथ का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।